हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के जितने भी सरकारी या प्राइवेट और जो अल्पसंख्यक कॉलेजों में बीएड में दाखिला के लिए जो एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है पूरे बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा। इसका नाम है CET 2020 कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये बीएड में दाखिला के लिए CET का आयोजन किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी के द्वारा, और ये इस यूनिवर्सिटी के द्वारा पहली बार है कि ये पूरे बिहार में जितने भी कॉलेज हैं बीएड कॉलेज उसमें दाखिला के लिए एग्ज़ाम ले रही है। तो आप लोग के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके द्वारा जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जा रहा था 2 साल पहले 2017 में 2016 में मतलब 2018 से पहले जो इसके द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा था, इसके अंडर जितने भी कॉलेज है उसमें दाखिला के लिए CET, तो उसी के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। इससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि इस आने वाले महीनों में जो एग्ज़ाम हो रहा है CET 2020 इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह का पैटर्न होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग अभी तक जो पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस विश्वविद्यालय के द्वारा 2017 ईस्वी में जो CET लिया गया था इसके कैसे क्वेश्चन थे। तो आप लोग को एक अनुमान लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन इस बार आएगा एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये जो है CET इसके द्वारा लास्ट CET जो लिया गया था ये लिया गया था 28 मई 2017 को। 28 मई 2017 को CET लिया गया था। इसके बाद CET नहीं लिया जा रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जा रहा है। तो हम लोग आज देखेंगे 28 मई 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट में उसको देखेंगे इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन को तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो आज के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस, सामान्य चेतना, इसको जीके बोलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, मैथ्स भी करेंगे डिस्कस, इंग्लिश भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीके जीएस, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत फास्ट है। कहाँ से क्वेश्चन पूछता है कहाँ से नहीं पूछता है आप लोग को अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम आज के वीडियो में जीके क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रेलगाड़ी जो सबसे अधिक दूरी तय करती है, द ट्रेन दैट कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस। ये क्वेश्चन है कौन सा ऐसा ट्रेन है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, बट अब क्या है ये क्वेश्चन करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इस बदलते रहता है। इसका अभी के सिचुएशन में अभी के टाइम में जो सही आंसर है वो सही आंसर है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस ये आंसर सही है। विवेक एक्सप्रेस है जो भी भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन डिब्रूगढ़ कहाँ पे, आसाम में, और कन्याकुमारी इसके बीच चलती है। कन्याकुमारी इसके बीच ये ट्रेन चलती है। और ये ट्रेन जो है ये ट्रेन टोटल 4286 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ये ट्रेन विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तो चलती है और ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है 4286 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद रेलवे की चर्चा हो रही है तो आप लोग याद रखिएगा बिहार से भी बहुत बेस्ट करंट बेस्ट क्वेश्चन है कि 1200 हॉर्स पावर का एक इंजन रेलवे में भी शामिल किया गया है, जो कि बिहार के मधेपुरा में जो रेलवे का जो इंजन कोच फैक्ट्री है वहाँ पे बनाया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1200 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो कहाँ बना है, तो बिहार के मधेपुरा में, ठीक है।
तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल सुरक्षा के अधिकार के अध्यक्ष कौन है। मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिनियम लाया गया था, ये लाया गया था 2005 में, इसको भी याद रखिएगा। बाल सुरक्षा के लिए, अधिकार के लिए ये कानून लाया गया था 2005 ईस्वी में। और इसके जो है इसके अंदर एक कमीशन आयोग बनाया गया था, उस आयोग का नाम था राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिकार आयोग। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अभी ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका अध्यक्ष अभी करंट में जो है उसका नाम है प्रियांक, इसको भी याद रखिएगा, प्रियांक कानूनगो। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, पहला कि राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिकार आयोग, इसकी स्थापना हुई थी एक कानून के तहत, उस कानून का नाम क्या था, NCPCR एक्ट 2005। और इसके जो अध्यक्ष हैं उसका नाम, अभी जो अध्यक्ष उसका नाम है प्रियांक कानूनगो। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है दिल्ली में। कहां पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। याद रखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक के, इसका इंग्लिश से बोल सकते हैं इंडियन होम रूल। अब कभी ये पूछ देता है इंडियन होम रूल, इस पुस्तक के लेखक या हिंद स्वराज बोलिए, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। और ये किताब लिखा गया था 1909 ईस्वी में। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा आदिवासी समूह, मतलब जो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, वो कहाँ पे कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये है गोंद। सबसे अधिक आबादी वाला, सबसे आबादी किसका है, गोंद का है। और इसके बाद इससे रिलेटेड और भी एक आप लोग याद रखिए पॉइंट ये कि सब जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो है आदिवासी समूह कहाँ पे पाया जाता है, MP में। ठीक है, MP में पाया जाता है। और उसके बाद उड़ीसा में, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संसार का आधुनिक युग का समाचार पत्र, आधुनिक युग में सबसे बड़ा समाचार पत्र बाजार कौन सा है। तो याद रखना है, ये बाजार है भारत। भारत में प्रतिदिन 15 से 20 करोड़ अखबार की प्रतियां छापी जाती है और ग्राहकों के पास पहुंचाई जाती है। पढ़ने वाले, अखबार पढ़ने वाले उसके पास पहुंचाया जाता है। मतलब 15 से 20 करोड़ प्रति पेपर डेली छापा जाता है। तो सबसे बड़ा समाचार पत्र बाजार कौन है, हमारा भारत। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बीएड कर रहे हैं तो बीएड में हर एक एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन है कि बच्चों के शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के नीचे दिए गए किस अनुच्छेद से संबंधित है, जिसमें बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क देना है, शिक्षा देना है। देखिए, राइट टू एजुकेशन आप लोग पढ़े होंगे, RTE बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन मतलब बच्चों को जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना है, ये RTE एक्ट के तहत लाया गया था, RTE एक्ट के तहत। और ये एक्ट कब आया था, तो ये 86वां संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन किया गया था, इसके तहत लाया गया था। और इसमें था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है और ये की गई है अनुच्छेद 21A में, मतलब आर्टिकल 21A में इसकी चर्चा की गई है RTE एक्ट के तहत। और ये RTE एक्ट क्या था, 86वां संशोधन के द्वारा लाया गया, संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था।
और इसमें जिक्र है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान संविधान असेंबली में, राष्ट्रीय गान संवैधानिक असेंबली में कब शामिल किया गया था? देखिए ध्यान से, वैसे तो ये राष्ट्रीय जो गान है मेरा जन गण मन अधिनायक जय है, ये शामिल किया गया था संविधान में ये 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। बट इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि 1911 तारीख था 27 दिसंबर और समय अधिवेशन कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन था। कोलकाता, पहले कलकत्ता कहलाता था, तो कोलकाता में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 में जब हुआ था, तो इसमें जन गण मन अधिनायक जय हे पहली बार गाया गया था, ठीक है। और इसको संवैधानिक रूप से हमारे संविधान में 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया है। और जनगण जो मेरा राष्ट्रीय गान, उसके लेखक कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना संसद के किस संकल्प के आधार पर की गई? देखिए, तो योजना आयोग जो है इसका स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 1950 को ऑप्शन क्या सही होगा? 1 ऑप्शन सही होगा। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। बट इस संस्था को, योजना आयोग को, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वर्ष 2014 में ये घोषणा किया और घोषणा करने के साथ ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के रख दिया गया नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। इसका क्या नाम रख दिया योजना? अब योजना आयोग नहीं रहा, योजना आयोग की जगह पे क्या आ गया? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन, नीति आयोग है क्या? तो नीति आयोग का सबसे पहले बहुत एग्जाम में आता है फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, टी से ट्रांसफॉर्मेशन, आई से इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। ये किसको हटा के किया गया इसकी स्थापना? तो योजना आयोग, मतलब प्लानिंग कमीशन। इसके बाद इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? अभी बताए हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री रहेंगे उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके बाद इसमें 1-2 चीज और आपको जानना है कि इसके उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन, उपाध्यक्ष जिसको बोलते हैं उपाध्यक्ष, एक तो अध्यक्ष हो गया प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष। तो ये अभी इसके जो उपाध्यक्ष हैं करंट में, वर्तमान में, उसके उपाध्यक्ष का नाम है राजीव कुमार। इसका उपाध्यक्ष का नाम क्या है? राजीव कुमार, याद रखिए क्या नाम है? राजीव कुमार नाम है। और इसके जो अभी सीईओ है, सीईओ, ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इसका अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ में हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसे 4-5 क्वेश्चन और करवा रहे हैं, तो जितना क्वेश्चन करवाएंगे समझिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे पुराना लोकतंत्र। तो आपको पता है कि संसार में सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका का। आप लोगों को पता है कि अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, ठीक है। तो आज़ाद हुआ, उसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र का निर्माण स्टार्ट हुआ। सबसे पुराना लोकतंत्र जो है ये अमेरिका का है।
और आप लोग याद किए होंगे कि अब्राहम लिंकन इस आज़ादी की लड़ाई में लीड कर रहे थे और ये वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। और ये लोकतंत्र का जो परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र जो है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा क्या है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन है। ठीक है, लोकतंत्र का परिभाषा ये अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दिया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने पिन क्षेत्रों में विभाजित किया है? भारत को कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया? तो आप लोग याद रखिए, ये तो 8 है। ऐसे तो 9 पिन कोड है भारत में, 8 जो राज्य सरकार काम करती है और एक पिन कोड है जो स्टार्ट होता है 9 से। देखिए पिन कोड किसी राज्य का 1 से स्टार्ट होता है, किसी का 2 से, किसी का 3 से, किसी का 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, और हमारा बिहार का होता है 8 से, और झारखंड का भी होता है 8 से। आप लोग देखते होंगे जब आपका जो घर का पिन कोड होगा, आपके इलाके का पिन कोड होगा, वो 8 से स्टार्ट होता है। तो झारखंड और बिहार का 8 से स्टार्ट होता है। बाकी जैसे दिल्ली का 1 से है, तो वैसे ही 2 से किसी और राज्य का होगा। और 9 जो पिन कोड है ना, 9 ये होता है सेना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेना मिलिट्री के लिए इस्तेमाल में भी आ रहा है। तो जनरली अभी 8 ही पिन कोड है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं राज्य सरकार के द्वारा, ये 9 मिलिट्री के लिए है। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन और भी है कि सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में जो पिन कोड प्रणाली है, पिन कोड जो प्रणाली, इसका स्थापना, इसका शुरुआत कब किया गया था? इसको याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 में, याद रखिएगा। भारत में पिन कोड सिस्टम की जो शुरुआत है ये हुई थी 15 अगस्त 1972 ईस्वी में। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना आप लोगों को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था कि भविष्य में अब कोई युद्ध नहीं हो, इसके लिए एक सदस्य बोलते हैं ना कि मतलब इमीडिएटर, कि पंचायती टाइप का करने वाला, दोनों साइड से झगड़ा को शांत कराने वाला, इसकी स्थापना किया गया था। इसमें 15 सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य में 5 जो सदस्य हैं अस्थाई है। अस्थाई मतलब परमानेंट। ठीक है, उसमें कौन कौन है अस्थाई सदस्य में? ये भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाता है। इसमें है चाइना, रूस है। इसके बाद कौन है? यूएसए मतलब अमेरिका है। इसके बाद कौन है? इंग्लैंड है। ये होंगे 4, और इसके बाद इसमें फ्रांस है। ठीक है, तो ये 5 देश हैं। 5 देश कौन कौन सा? रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। ये 5 देश, और ये 5 देश क्या है? अस्थाई है, परमानेंट है। और बाकी 10 जो बच गए, 15 कुछ होते हैं ना, सदस्य होते हैं, तो बच गए 10। तो 10 ये अस्थाई, ये बदलते रहता है हर 1-2 साल पे, 3 साल पे, 2 साल पे ये चेंज करते हैं सदस्य। तो इसी से रिलेटेड अभी जो फिलहाल जो करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये कि भारत जो है, भारत 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में है। तो 5 अस्थाई और बाकी 10 अस्थाई। तो 10 में से भारत जो है सुरक्षा परिषद के लिए 2021 में 21 जो है 21 के लिए चुना गया है। इसके सदस्य 2021 और 22 के लिए भारत जो है इसके सदस्य बनाए गए हैं। भारत इसमें चुनाव जीत गया है। इसके बाद इसमें कुछ और हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसमें टोटल 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। ठीक है, और इसके जो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उसका नाम है एंटोनियो गुतेरस, और ये है पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री। पुर्तगाल एक देश है, उसके पूर्व प्रधानमंत्री। पुर्तगाल से याद आप लोग को आ रहा होगा
पुर्तगाल, आप लोग याद किए वास्को डी गामा पुर्तगाल का ही रहने वाला था, जो भारत का खोज किया था 1498 ईस्वी में, तो वो पुर्तगाल का ही था। तो अभी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उसका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। यही अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं, हेड हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद तो इसमें आप लोग समझ में आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें 193 देश सदस्य हैं। इसमें सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 15 में 5 अस्थाई और बाकी 10 अस्थाई। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी। तो एशिया एक महादेश है, इसकी सबसे लंबी नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी है यांगची, यांगची, यांगची या यांगसी बोलते हैं, ये जो कि चाइना में है, चीन में है ये नदी, चीन में है ये नदी और इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। मीन्स एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो क्या नदी है, नाम क्या है, यांगची या चीनी। ठीक है, उसके बाद विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ी नदी है, उसका नाम है नील, नील नदी है और इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे बड़ी नदी है और ये है इजिप्ट में, मिस्र में है ये नदी। तो होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने अभी तक लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस किया है, लेकिन 15 क्वेश्चन से हम लोग अप्रॉक्सिमेटली 100 के अप्रॉक्सिमेट क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लिए इसी के साथ, जो कि आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगले वीडियो में सीट जो LNU के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था उसके इसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कुछ और क्वेश्चन, यही से कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए थैंक यू।